उस वक्त बिरसा मुंडा ने बोला था, जिसकी जमीन उसका देश, जिसकी जमीन उसका देश। इस देश में संविधान बनने के पूर्व 1898 में पहला लैंड एक्विजिशन एक्ट पास हुआ, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं। जिस एक्ट में लिखा हुआ था, आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। पहले यहां के ओबीसी के 7/12 में थे, दलितों के 7/12 में, ब्राह्मणों के 7/12 में, मुस्लिमों के 7/12 में भूधारक लिखते थे, भूधारक। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने इस देश में हमको भूधारक से भूमालक बनाया। हमारे को इस देश में मालिकियत मिली, हमको जमीन का हक मिला। ये देश में इस बात की बात है, अबे ये जमीन किसकी है, ये जल जमीन जंगल किसका है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आरक्षण बंद हो गया तो अगली लड़ाई कौन सी है आपकी, बताइए। आरक्षण बंद हो गया तो अगली लड़ाई क्या लड़ोगे आप? आपकी अगली लड़ाई क्या है, ये बताइए। 2 पोस्ट निकलती है, शेड्यूल ट्राइब की, शेड्यूल कास्ट की और ओबीसी की। 4 लाख बच्चे एप्लीकेशन करते हैं। 2 पोस्ट के लिए 4 लाख एप्लीकेशन। इसको रिजर्वेशन नहीं बोलते, इट इज नॉट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपॉर्चुनिटी, यानी अगर आपके पास काम के अवसर है तो रिजर्वेशन है, काम ही नहीं है तो रिजर्वेशन का क्या। हमारे कुछ ऑफिसर जो लोग हैं, ये रिजर्वेशन का घंटा बजा रहे हैं। रिजर्वेशन ये हमारे लिए बेवकूफ बनाने की मशीन हो गई है। अब रिजर्वेशन की बात मत करो, अब रिजर्वेशन की बात करो, राइट्स की बात करो। चावल का 1 रुपए बढ़ाना पड़ता है तो यूनाइटेड नेशंस में आपको उसका परमिशन लेना पड़ता है, WTO से परमिशन लेना पड़ता है, जिसको विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वहां से परमिशन लेनी पड़ती है आपको। यानी भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में मल्टीनेशनल इंटरफेरेंस बढ़ गया है, वर्ल्ड वाइड वैश्विक इंटरफेरेंस बढ़ गया है, हस्तक्षेप बढ़ गया है। इसलिए हमको अपने अधिकार अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षित करने पड़ेंगे। जैसे भारत का संविधान है, अभी विश्व का एक संविधान बनने वाला है। देयर विल बी ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन इन सम डेज। जब ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब क्या करोगे आप? अपने बच्चों को क्या बताओगे आप? आपका बुद्ध होना इस देश का मूल निवासी होना नहीं है। रिलीजियस आइडेंटिटी इज नॉट ए एविडेंस ऑफ, यानी आप धार्मिक पहचान को अपनी मूल निवासी की पहचान नहीं बता सकते, आपको अपनी सांस्कृतिक पहचान बतानी पड़ेगी। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि जो भारत के आदिवासी है, दे आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ इंडिया, और जो भारत के ओबीसी है, जिसको बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, वो उस एबोरिजिनल जनरेशन की वंशज है, रेसेस है। बाबा साहब ने इस थीम को बड़े अलग तरीके से रखा। बाबा साहब का आप स्टेट सोशलिज्म पढ़िए, बाबा साहब के प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट देखिए, उसको समझो, अपने को समझ में आ जाएगा कि हमारा बाप क्या बोलना चाहता था। एक रिक्शे वाले से पूछिए, मजदूर से पूछिए, बुद्ध के बाप का नाम क्या है, तो वो खट से बोलेगा आदिवासी आदमी, बुद्ध के बाप का नाम अंबेडकर है। क्योंकि हमारे जीवन में अंबेडकर नाम की चीज नहीं होती तो बुद्ध तक पहुंच नहीं सकते हम। हमारा बौद्ध होना बड़ी बात नहीं है, अंबेडकरवादी होना बड़ी बात है। अरे बुद्ध को तो सब लोग जानते हैं, साक्यगण का आदमी था, राजघराने का आदमी था, इसलिए ब्राह्मण लोग भी बुद्धिज्म ले लिए। अंबेडकरिज्म लेना अभी समझ में आएगा, क्योंकि अंबेडकरिज्म इसलिए नहीं लेते क्योंकि बाबा साहब की जात आड़ में आ जाती है। इसमें सबसे ज्यादा अपने पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं। पढ़ा लिखा आदमी समाज का गद्दार आदमी है, सरदार ही गद्दार है।
जिसने 5 साल के लिए हमारा आरक्षण लिया, ऐसे विधायक को बोलने के बजाय जिसने जिंदगी भर के लिए हमारा आरक्षण लिया उसको पहले बोलो। तो जितना विधायक जवाबदार नहीं है उतना समाज का कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी ये जवाबदार है। आप लोग सोचते हैं पूरे 70 साल का आप सिनेरियो देखो, दलित, आदिवासी और ओबीसी के रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का फायदा कांग्रेस ने उठाया है, बीजेपी ने उठाया है। आरक्षण का फायदा इनको मिला है, पार्टियों को मिला है, समाज को नहीं मिला। हम पार्टी में भी रहते हैं तो समाज को भूल के रहते हैं। ये जो मीटिंग है, ये जो सभा आप लोगों ने